साथ एमएलए थन्ना मंडी पर इकबाल खान जी, उन्हीं से मैं बात करूंगा। लेकिन मुद्दे मेरे आज रहेंगे अवाम के लिए, और कोई मुद्दा नहीं रहेगा। मैं इन्हीं से बात करने लगा हूं। आप लोग इसको शेयर करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा, क्योंकि एमएलए साहब तक ये चीज जरूर पहुंचनी चाहिए। जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की कमियां हैं, जो लोगों को अभी तक नहीं सहूलियात पूरी हो पा रही, आप इसमें जरूर बताइएगा और शेयर जरूर करना। सर, पहले तो आपका स्वागत है। 3 महीने हो गए सर, आपने कॉन्स्टिट्यूंसी के दौरे भी किए। क्या कमी दिखी आपको थन्ना मंडी मंजाकोट दरहाल में? कमियां अगर मैं गिनना शुरू करूंगा तो मुझे हफ्ते लग जाएंगे। क्या कमी है ये तो कोई सवाल ही नहीं। आप ये कहो कि मिनिमम क्या अवेलेबल है लोगों को, वो भी मैं गिन नहीं पा सकूंगा। कमियां हुआ कुछ नहीं। पिछले जो मेरे ख्याल में तामीर और तरक्की तो एक स्टैंड स्टिल पे है पिछले कम से कम 1 डेकेड से। और पता नहीं, हम कागज़ों पे सुनते रहे, पढ़ते रहे कि पेपर्स पे तो बहुत काम हुए हैं, ग्राउंड पे कोई काम हुआ नहीं है। पानी की हाहाकार है इस वक्त, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, सोर्सेस डिप्लीट हो गए हैं। और जो वो जेजेएम की स्कीम है वो मुझे लगता है कि सिर्फ पेपर्स पे हुई है, ग्राउंड पे अभी कुछ हुआ नहीं है। बिजली की भी बुरी हालत है। अब इस सब को रिस्टोर करने के लिए आप ये कहोगे कि मुझे 3 महीने कोई बहुत बड़ा टाइम है, तो मैं नहीं समझता कि 3 महीने में इन चीज़ों को आप रिस्टोर करके अपने बैक टू ट्रैक ला सकते हो। मसाइल गुनागून है। बेरोज़गारी खुद में एक बहुत बड़ा मसला है। नौजवान पढ़े लिखे जो हैं वो फ्रस्ट्रेट हैं, उनको रोज़गार का कोई साधन नहीं है, कोई उनका मौका ही मैसर नहीं हो रहा है। बिजली और पानी का फुकदान है, इसमें कोई शक नहीं। हमें अभी सालों लगेंगे कि हम उसको, जो एक डिरेल्ड सिस्टम है, उसको वापस अपने ट्रैक पे लाने के लिए। सर, आप बहुत बड़े वकील भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। अगर आप खुद एज ए एमएलए कह रहे हैं कि जेजेएम की स्कीम में जो है काफ़ी गफले हुए हैं, तो क्यों ना सर आप लोग, अब आपको चुना गया है सर, 9 साल के बाद इलेक्शन हुए हैं हमारे इलाकों में, आपको चुना गया है और आप अपने मुंह से खुद कह रहे हो कि नहीं जी, पानी की बहुत किल्लत है। इसको कैसे दूर किया जाएगा? क्योंकि आपकी परसों चौथ मीटिंग सीएम साहब के साथ हुई, आपने वो डिस्कशन भी वहां पानी की मुझे पता है, सभी एमएलएज ने बात की। उनकी तरफ से क्या आश्वासन रहा कि ये जो जेजेएम की स्कीम है, इसको फिर से कैसे हम लोग रिवाइव कर पाएंगे? देखिए, रिवाइव तो बहुत दूर की बात है। अभी तो जो एक नारा लगा था, हर घर जल नल और नल, नल भी नहीं लगे, जल भी नहीं किसी को मिला। हर घर तो क्या, आपने अभी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को नल भी नहीं लगाया, जल का तो है ही नहीं। अब जाहिर सी बात है कि जब तक आपने, जितने इनके वो डगवेल थे वो कंप्लीट नहीं हैं, लिफ्ट्स कंप्लीट नहीं हैं, लिफ्ट्स की मशीनरी यहाँ अवेलेबल नहीं है, यानी सब चीज़ें अभी हवा में हैं। और हमने नारे लगाना शुरू कर दिया कि जी हम हर घर नल पहुँचा दिया हमने। और मुझे लगता है कागज़ों में पहुंचा भी दिया होगा। आपने एक आईएएस ऑफिसर की यहाँ सुनी होगी, एक उसने डिस्क्लोजर भी किया था कि पाइप जो लग रही है, मुझे ये समझ में नहीं आया आज तक कि टेक्निकली आप ये चीज़ कैसे साबित करोगे कि आप जंगल से एक पाइप लेके जा रहे हो, लेकिन वहाँ आप उस जंगल के एरिया में पाइप प्लास्टिक की लगा रहे हो जी। किस टेक्निकल ऑफिसर ने, किसने ये उनको परमिट किया है? आपने देखा भी होगा कि जंगल में यहाँ हमारे आए दिन आग लगती है। अरे जब आग लगेगी तो प्लास्टिक की पाइप आपने ऊपर रखी हुई है। और मैं जिस एरिया में भी गया वहाँ प्लास्टिक की पाइप लगाई इन्होंने जंगल में। ये कौन इंजीनियर था, कौन टेक्निकल अप्रूवल किसने दिया इसका? नहीं, आप कोर्ट में भी रहते हो, तो क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जिन्होंने इतने बड़े गफले कर दिए? मैं कहता हूँ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए अगर कोई आदमी इसमें इन्वॉल्व है, जो भी। लेकिन फ़िलहाल जब तक कि रियासत वापस नहीं आती, ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हमारे हाथ में तो है नहीं। अगर स्टेट होती, मैं ये रिकमेंड करता, मैं रिक्वेस्ट करता, मैं असेंबली में
बिल पेश करता, मैं कहता इसको सीबीआई को हवाले करो इस केस को, और आएगा एक दौर ये केसेस सीबीआई के हवाले होंगे। याद रखना, ये एस्टेब्लिशमेंट बहुत देर तक चलने वाली नहीं है। बिजली की भी बहुत बुरी हालत है उन इलाकों में। बिजली की भी बुरी हालत है। अब अच्छा, हैरानगी की बात यह है, आपने ठेकेदारों को, बाहर के लोगों को ठेके दिए पोल लगाने के, मगर पोल कहीं नहीं लगा। ये एक दौर था कि अंबार लगे थे, ढेर लगे थे पोलों के, वो गए कहाँ हमें खुद पता नहीं। मैं रात को एक जगह गया हुआ था अपने ही गांव में जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। मैंने जब उन्होंने मुझे दिखाया, पाइन ट्री है बहुत बड़ा, और उसके साथ उन्होंने क्या किया हुआ कि कपड़ा लपेट के उसके साथ तार बांध के अपने घर बिजली लेके गए हैं। मतलब कि आपके घर के साथ? मेरे ही गांव में, देरी दड़ा के गांव में, देखिए वार्ड नंबर 6 में मैं गया, और ये नहीं कि कोई एक घर ने लिया है, पूरी वार्ड में सब ने पेड़ों पे तारे बांध के तो बिजली चला रहे हैं। खतरा नहीं है? लोग मरेंगे नहीं? खतरा है। मैं खुद परेशान हुआ। मैंने वहां से क्लिक लिया, फोटो लिया, और मैंने एक्जीन साहब को भेजा। मुझे बहुत दुख हुआ, मैं सच बताऊं आपको, कि हम इस दौर में भी लोगों को बिजली का पोल नहीं दे पाए। अरे बिल उनके देखो, अगर आप बिल किसी का भी 1000 से कम नहीं आएगा। बीपीएल लोग हैं। बीपीएल लोग, 1000 से कम किसी का बिल नहीं आता है, लेकिन हम बिजली उनको आज तक पोल नहीं दे पाए। हम पानी नहीं साफ पीने का उनको दे पाए। सर, हेल्थ सेंटर्स जितने भी हैं आपके इन इलाकों में, कई बार मैं देखता हूं कि वहां पे स्टाफ टाइम पे नहीं पहुंचता है, ये कई बार क्राई उठती भी है। उसके लिए आपकी क्या बात रही है? क्योंकि आप हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के कमिश्नर सेक्रेटरी से भी मिले थे पिछली बार, तो आपकी तरफ से क्या आश्वासन दिया जा रहा है लोगों को? क्योंकि लोगों ने आपको सर चुना है काफी देर के बाद, और ऐसे चुना है आपको कि लोगों ने आपको दिल से वोट दिया है, भरपूर वोट दिया है, जो सोच भी नहीं सकते एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को इतना वोट मिलना। लेकिन लोगों को काफी ज्यादा सर आपको लेकर जो है कि लोग चाहते हैं कि नहीं मुजफ्फर साहब काम करें, लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल हो रहा है काम करना, तो फिर कैसे लोगों के काम खत्म होंगे? देखिए, लोगों को, हर आदमी को यह भी पता है कि इस वक्त लेजिस्लेटर्स को और गवर्नमेंट को किन मुश्किलात का सामना है। लोग भी इसको महसूस करते हैं। और मैं ये भी बताऊं आपको कि लोगों का ये जो सब्र है, इसको बहुत बार या बहुत देर तक आजमाया नहीं जा सकता। मैं आज भी रिक्वेस्ट यही करूंगा कि जितना जल्द हो सके हमारी रियासत को वापस करके चुने हुए नुमाइंदों को उनके पूरे इख्तियार दिए जाएं, ताकि वो लोगों के काम कर सकें, वो एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल बना सकें, एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ सकें। बहुत सारे मसाइल हैं, मैं इस वक्त आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, कि हमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में मुश्किल आती है। पहली बात तो ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर का सिस्टम है, इसने लूट मचाई यहाँ। चाहे वो बिजली के कॉन्ट्रैक्टर हों, चाहे वो जल शक्ति के कॉन्ट्रैक्टर हों, ये स्कीमें जितनी भी आई, इन स्कीमों ने अगर फ़ायदा दिया किसी को, तो एक तो जो टेक्निकल लोग हैं यहाँ उनको हुआ, और दूसरा ठेकेदारों को हुआ। आम आदमी तक कुछ भी नहीं पहुँचा। और मुझे लगता है वो फंड्स भी अब डिप्लीट हो गए होंगे, ख़त्म भी हो गए होंगे। उनका भेजा इस्तेमाल हुआ और उनका मिसयूज़ हुआ फंड्स का। लेकिन पूछेगा कौन? आप नहीं पूछोगे? मैं तो पूछूंगा, मैं श्योर ही कर सकता हूं, वो तो करता रहूंगा मैं। ये इंक्वायरी होनी चाहिए, मैं तो चाहता हूं इंक्वायरी। इस बार सेशन लग रहा है, उसमें बात उठनी चाहिए। सेशन पे हम बात तो उठा सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि ये किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को देना है, तो वो तो हमारे इख्तियार में नहीं है, क्योंकि हम सीएम साहब से तो बात कर सकते हैं। सीएम साहब भी वो इख्तियार नहीं है उनको। सीएम साहब रिकमेंड कर सकते हैं, वो इख्तियार जो है वो एलजी साहब को है। नहीं, सीएम साहब एलजी साहब से तो बात कर सकते हैं। सीएम साहब अगर एलजी साहब से बात भी करेंगे तो उससे हासिल कुछ नहीं होने वाला। बहरहाल हम लोग फिर भी करेंगे। हम लोग तो देखो, हम लोगों के लिए अगर हमको धरने पे बैठना पड़ा, हम उसके लिए भी तैयार हैं। मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से भी बात की है। ये सब महसूस करते हैं, क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंट बनने से पहले ही, जब गवर्नमेंट हमारी वजूद में तो 3 महीने हुए हैं,
ये स्कीम कई सालों से चल रही है और इसमें लूट मची है कई सालों से, और इतनी हालत ये है कि अगर पानी कहीं कहीं पाइप ख़राब भी हो जाती है तो किसी को परवाह ही नहीं होती। जब तक कि एमएलए फ़ोन करके उनको गर्दन पर लात रख के नहीं कहेगा, उनको ये जिम्मेदारी नहीं समझते हैं कि लोगों को पानी देना हमारी कोई जिम्मेदारी है। नहीं, ये जो जेईज हैं, एईज हैं, जो ये पे ले रहे हैं सरकार से, एक्सियन है, इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं है लोगों की सेवा करना। बुनियादी तौर पर तो जिम्मेदारी है, लोगों के नौकर हैं, हर चीज़ के लिए एमएलए फ़ोन करेगा। लेकिन उसकी मैं बताऊं आपको, उसकी वजह है। वजह यह है कि पिछले जो 7-8 साल गुजरे ना, उसमें इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी थी नहीं, कि किसी के अकाउंटेबल ही नहीं थे, वे खुद के मास्टर थे ये। अब ये जो 2-3 महीने से यहाँ सरकार बनी है, तो अब इनको थोड़ी सी मुश्किल आ रही है अभी अपने आप को सिस्टम में ढालने के लिए। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है, ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत फ़र्क पड़ गया है अकाउंटेबिलिटी। लोग पूछना शुरू हो गए, वरना पहले कोई आदमी पूछता था तो उसके खिलाफ फ़ौरन दरख्वास्त लगती थी, थानेदार बुला के ले आता था। तो अब कम से कम लोग बोलना शुरू हो गए हैं। अब लोग तो सरकार के ख़िलाफ़ भी बोलते हैं, हमारे ख़िलाफ़ भी बोलते हैं, और ये एक अच्छी बात है कि जमहूरियत में अगर लोग उठकर अपना हक मांगते हैं और अपने हक के लिए सवाल उठाते हैं तो वो अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं, किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। लोगों का ये हक है कि वो मुझे भी पूछें कि मैंने क्या किया, मैं उनको जवाब दूँ। सर, एमएलए राजौरी हर पंचायत पे जा रहे हैं, मुझे कई जगहों से फ़ोन आए आपके लिए, दरहाल से भी कुछ लोगों ने फ़ोन किया, थोड़े से थन्ना मंडी से भी मुझे कॉल्स आई, मंजाकोट से भी आई। उनकी तरफ से ये कहा गया कि अभी एमएलए साहब पूरी पंचायतों में नहीं गए हैं, जैसे राजौरी एमएलए हर पंचायत पे जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है सर? अगर आप पंचायतों में नहीं जाएंगे कैसे पता चलेगा कमी कहाँ है? प्रमोद जी, मैंने स्टार्ट किया हुआ है शुरू से ही। जिस दिन से मेरा रिज़ल्ट हुआ, मैं जब भी आता हूँ, राजौरी आता हूँ, तो मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी में ही रहता हूँ, और मैंने पंचायत वाइज भी शुरू किया है। जाहिर सी बात है, मेरा एरिया ज़्यादा है, बहुत बड़ा है। राजौरी कंस्टिट्यूंसी का एरिया बहुत कम है, कंस्टिट्यूंसी भी बहुत छोटी है। राजौरी कंस्टिट्यूंसी में शायद 80,000 वोट है और मेरी कंस्टिट्यूंसी में 1,22,000 है। और टोपोग्राफिकली मेरी कंस्टिट्यूंसी 3 रिजेस में बटी हुई है, दरहाल, थन्ना और मंजाकोट, और तीनों नाले बहुत वसी हैं। दरहाल थोड़ा छोटा है, अगर आप मंजाकोट और थन्ना मंडी को देखोगे तो खुद में एक कंस्टिट्यूंसी तो इन दोनों में अलग अलग है। तो मेरे लिए अब जाहिर सी बात है कि सिर्फ 3 महीने में आप कहोगे कि मैं हर पंचायत में चक्कर लगा सकता, मैंने लगाए, शुरू किया है। इस हफ्ते में अगर आया तो मैंने 2-4 पंचायतें इस हफ्ते निकाल दी, अगले हफ्ते 2-4 निकाल दी, इस तरह चल रहा है। असल मकसद है काम करना, काम में लगा हूँ, काम मैं कर रहा हूँ, लोगों के मसाइल भी सुन रहा हूँ। अब ये कुछ लोगों के, जाहिर सी बात है कि कुछ लोग अपोजिशन वाले वो करेंगे, उन्होंने तो कोई हरबा नहीं छोड़ना है। अपोजिशन, हालांकि अपोजिशन का मकसद ये होता है कि भाई आप तामीरी तनकीद करें जी, तामीरी तनकीद जी। अब अपोजिशन का मकसद ये नहीं होता है कि आप, मैं अच्छा काम भी करूं और उस पर भी आप तनकीद करें। बाकी मैं अपना रिपोर्ट कार्ड रखूंगा। मैंने जो आज ये इंटरव्यू लिया ना सर, इसमें मैंने एक चीज़ लिखी है, अवाम की बात। आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा आवाम के लिए, जो थना मंडी, मंजाकोट या दरहाल के हैं, जो लोग नहीं आप तक पहुंच पाते, कई लोगों के पास नहीं होता सिस्टम पहुंचने का, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? क्या आप उनके साथ किस तरीके से टच में आएंगे? देखिए, मेरे साथ तो तकरीबन आलमोस्ट पूरी कंस्टिट्यूंसी के लोग टच में रहते ही हैं। मैं इलाके में हर पंचायत में जाके मैं खुद ही लोगों के मसाइल वहाँ भी पूछ रहा हूँ। मंजाकोट में मुझे लगता है कोई 3-4 ही पंचायतें बच गई हैं, और थाना मंडी में भी मैंने कोशिश की है कि आलमोस्ट 1-2 पंचायत को अभी मैं नहीं पहुँच पाया, बाकी मैंने हर पंचायत में मैं पहुँचा हूँ। मैं लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि आप सब्र करें, आपका हिस्सा आप तक पहुँचेगा, उसमें कोई ख़यानत नहीं होगी। और एक चीज़ और गुजारिश करूँगा लोगों से कि सब लोग मिलकर रियासत की वापसी की जदोजहद करें।
सर अगर स्टेटहुड नहीं मिला तो क्या लोगों के काम नहीं होंगे? देखिए, जो हमारे इख्तियार में है वो तो होगा काम, ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा, लेकिन वही मैंने कहा ना कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो पाती है। अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप किसने क्या गड़बड़ की, किसने कहाँ क्या किया, वो जब तक कि आपकी रियासत वापस नहीं आती वो अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती है। और ह्यूमन राइट वायलेशन है। आपने देखा वो जो लड़का था, वो एक मिसाल है। अरे भाई, इस किस्म के हालात हर जगह हैं। ये हर घर की कहानी है। वो जो लड़का अपने कठुआ में क्या मक्खन दीन का इसलिए मंजर आम पे आ गया कि उसने एक वीडियो बना के अपलोड कर दी, वरना ये टॉर्चर जो है ये तो हर घर की कहानी है, हर घर में है। ये कौन सा एरिया है जहां टॉर्चर नहीं किया जा रहा? और कभी अवर ग्राउंड वर्कर और कभी क्या और कभी क्या, नई नई टर्म्स, हाइब्रिड मिलिटेंट। और अरे भाई, कहाँ मिलिटेंट है यहाँ? अगर आप लोगों को इस तरह ब्रांड करते जाएंगे, इसको कहते हैं मैकार्थीइज्म। इस मैकार्थीइज्म का नतीजा ये होगा कि यू विल बी फोर्सिंग द पीपल टू कम ऑन रोड्स। 2 FIR जिसके साथ लगती हैं, आप उसको फौरन लगाते हो PS से। हमारे यहाँ रजौरी पुंछ में, दोनों अजला में हमारी आधी फैमिलीज जो हैं वो अक्रॉस दी बॉर्डर से, जिसका कोई रिश्तेदार उधर है उसको दूसरे दिन थाने पे आप बुला लोगे। तो इससे लोगों के दिलों में नफरत भी बढ़ेगी, नाराजगी भी बढ़ेगी। लेकिन ये चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। आप टॉर्चर करते रहोगे लोगों को इस तरह, तो लोग एक ना एक दिन लोग फट जाएंगे, लोग बाहर आएंगे। अब वो स्टेज आ गई है। अब सब्र, लोगों ने बहुत सब्र किया पिछले 8-10 सालों में। 8-10 सालों में आपने हर आदमी को ब्रांड कर दिया ये एंटी नेशनल है, लोगों ने बर्दाश्त किया। लेकिन अब लोग जब तंग आ जाएंगे तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आप उनको संभाल। आखिरी सवाल रहेगा डेवलपमेंट को लेकर। बजट सेशन आ रहा है, असेंबली आने वाली है, क्या कहेंगे, क्या चीज़ें रख रहे हो आने वाले दिनों में अपने इलाके के लिए? मैंने अपने कंस्टिट्यूंसी में जो एक बड़ी खूबसूरत बात इस बजट सेशन की ये रही कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने तमाम लेजिस्लेटर्स को बुला के उन्हीं से पूछा कि मुझे बजट में क्या रखना है। हालांकि आपको इस किस्म की नज़ीर कहीं भी मुल्क में भी नहीं मिलेगी कि कोई चीफ मिनिस्टर MLAs को बुला के उनसे पूछकर बजट तैयार करेगा। होता ये था कि फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि इस वक्त हमारे ऑनरेबल जो चीफ मिनिस्टर हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर खुद ही बजट अपनी मर्जी का तैयार करके फिर डिस्कशन के लिए MLAs डिस्कस करते थे, उसको बहस होती थी उस पर असेंबली में। लेकिन अब तो मुझे लगता है कि MLA किसी को एतराज़ हो ही नहीं सकता उस बजट में, क्योंकि बजट इन्होंने खुद बनाया है, समझ लो। तो जो तामीर और तरक्की के कामों का बाकी दीगर पॉलिसीज़ के मैटर्स में हो सकता है हम भी डिस्कस करेंगे, हम भी अपोज भी कुछ को करेंगे, लेकिन जो तामीर और तरक्की का है वो तो हमने खुद बना के दिया है। मंचाकोट में डिग्री कॉलेज नहीं है। देखो, डिग्री कॉलेज बजट सेशन में नहीं आएगा। डिग्री कॉलेज एक जब एक्सपेंशन होगी, मैं मिला था ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को, मैंने लिख कर भी दिया था। मैंने 2 डिमांड सिर्फ रखी थी उस वक्त। एक, थन्ना मंडी का हॉस्पिटल जो है वो अपग्रेड किया जाए। और मैं बड़ा हैरान हुआ उसी मीटिंग में जब मैंने मंजाकोट के हॉस्पिटल की बात की। आपने कहा था कि मेडिकल स्टाफ क्या कहते हो आप? PHCs जो हैं वहाँ कोई MBBS डॉक्टर है ही नहीं है। बहुत सारी PHCs हैं मेरी कंस्टिट्यूंसी में। तो जब मैंने तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा नहीं भाई वो तो PHC है। अरे भाई, हमें तो ये बताया गया था कि वो एसोसिएट हॉस्पिटल बन गया है जी मंजाकोट का। बिल्कुल, वो कोई एसोसिएट हॉस्पिटल नहीं है। फिर हमको कहा गया नहीं जी ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ना, वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है मंजाकोट में। मुझे पहली बार पता चला उस मीटिंग में, और मैं तो हैरान रह गया। मैं तो इधर से, हालांकि आई वॉज एम्बेरस्ड कि मैंने तो चीफ सेक्रेटरी साहब को ये कहा कि जी वो एसोसिएट हॉस्पिटल है और वो अपग्रेड हुआ है, क्योंकि हमें ये बताया गया था। जब हमारे यहाँ के एक मिनिस्टर थे, मैं नाम नहीं लूँगा, हेल्थ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा जी मैंने इसको अपग्रेड करा दिया है। तो मुझे भी यही इंप्रेशन था। मैंने कहा जी वहाँ 8 सीटें हैं डॉक्टर्स की मंजाकोट के हॉस्पिटल में। उन्होंने कहा नहीं जी 2 सीटें हैं। मैंने कहा जी 2 तो PHC में होती हैं। कहा जी वो PHC है। तो हालत यह है कि हमने लोगों को बहुत बेवकूफ़ भी बनाया, हमने झूठ भी बोले। अब मुझ पर लोग कैसे एतबार करेंगे? हमने खुद, पॉलिटिशियंस ने झूठ बोल बोल के लोगों का पॉलिटिशियन से भरोसा ही उठ गया है।
मैं परेशान हो गया। मैंने कहा जी चेक इट अप। उसने कहा आई नो इट। वो ना तो एसोसिएट हॉस्पिटल है मंजाकोट में और ना ही सीएचसी है, वो तो पीएचसी है। तो मुझे ये पता होता तो मैं उसके लिए भी रिक्वेस्ट करता कि मुझे 2 अपग्रेड करो हॉस्पिटल। बहरहाल अभी मुझे उस वक्त पता नहीं था, तो मैंने एक थन्ना मंडी हॉस्पिटल अपग्रेडेशन के लिए रखा है। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से स्पेशल रिक्वेस्ट की थी, और एक डिग्री कॉलेज। और उस डिग्री कॉलेज का भी मैं आपको बताऊं, आपने कभी ऐसा सुना है कि डिग्री कॉलेज अभी कहीं नामो निशान तक न हो और उसकी जगह तलाश की जाए कि डिग्री कॉलेज कहाँ बनाना है? पहले सैंक्शन होता है, फिर जगह तलाश होती है। हमारे मंजाकोट में पिछले मेरे ख्याल में 5-6 साल से जगह तलाश की जा रही है। कभी एक जगह लड़ाई लग जाती है, नहीं जी यहाँ, नहीं जी यहाँ डिग्री कॉलेज बनना चाहिए, लेकिन डिग्री कॉलेज का कहीं नामो निशान तक नहीं है। मैंने जब चीफ मिनिस्टर साहब से कहा, मैंने लिख कर दिया, उन्होंने मुझे जवाब भी लिखा। आई एम ग्रेटफुल टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कि उन्होंने मेरी डिमांड्स को बड़ा सीरियसली डिस्कस किया और मुझे फिर चिट्ठी लिखी वापस। कहा कि मैंने कंसर्न के साथ टेकअप किया है आपके दोनों जो मांगे हैं आपकी, एक हॉस्पिटल थन्ना मंडी वाली और मंजाकोट कॉलेज वाली, लेकिन कॉलेज का तो मुझे नहीं लगता है कि अभी इस सेशन में कुछ होगा। जब भी एक्सपेंशन होगी तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि मंजाकोट में मैं कोशिश करूँगा, अपनी तरफ से उम्मीद भी रखता हूँ कि मैं करूँगा। मैं अब वो झूठे वादे नहीं कर सकता कि मैंने करवा दिया है, अभी ऐसा कुछ नहीं। अभी ऐसा कुछ नहीं। तो ये थे मेरे साथ, शुक्रिया सर बहुत बहुत, काफ़ी देर मैंने इनके लिए। और मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा आवाम से। आवाम ने इनको चुना है और इनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि मैं एक प्रॉपर टच पे हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ आता है, एमएलए साहब मौजूद हैं आप लोगों के साथ। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अर्ली टाइम्स का एक ही मकसद रहेगा इस पूरे रीजन में कि वो सिर्फ आवाम की बात करेगा, डेवलपमेंट की बात करेगा। वो चाहेगा कि इस इलाके की तरक्की हो, इस इलाके के लोगों को कोई तंगी ना हो। इस इलाके के लोग अगर मजबूरी में, बीपीएल लोग भी अगर हज़ारों रुपए किराया देंगे बिजली का, तो वो कहीं ना कहीं गलत है और हम इसकी आवाज़ जो है वो लगातार उठाते रहेंगे।